बिजनेस कम्युनिटी के एक बहुत प्रोमिनेंट मेंबर हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल में भी रह चुके हैं और माजी में भी वो मिनिस्टर कॉमर्स सर्व किया है उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2002 से पहले का जो उनका वक्त था। तो वो मेरे ख्याल में मेरी जो अकल मुझे बता रही है वो अपनी जो बिजनेस कम्युनिटी की जो सेंटिमेंट्स हैं उनको चैनल कर रहे हैं। क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी में अभी ये वाली फीलिंग बहुत फैली हुई है और ये सिर्फ एक दो लोगों का कहना नहीं है। आप उनकी बिजनेस की ट्रेड बॉडी से भी अगर बात करें तो सबकी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आई हुई हैं। तमाम चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, ओवरसीज इन्वेस्टर्स काउंसिल, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तमाम बिजनेस बॉडीज़ की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स आई हुई हैं कि एक तो कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स लाई जा रही हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड पे नहीं लाई जा रही। उनको जो सिक्योरिटी और जो टैक्स हॉलीडेज़ और जो गारंटीज़ दी जा रही हैं वो सिर्फ यूनिकली उनको दी जा रही हैं और उसकी वजह से एक नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बन रही है। और नंबर 2 उनकी रिजर्वेशंस हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन किया गया था चाइना और पाकिस्तान के दरमियान 2006 में, उसमें पाकिस्तान का ज़्यादा घाटा हुआ है, चाइना का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और उसकी सबूत वो देते हैं चाइना पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है आपस में, जो अब हमारा सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट जो पाकिस्तान का किसी मुल्क के साथ है वो चाइना के साथ है। तो इन दो चीज़ों की तरफ इशारा करके वो कहते हैं कि अभी डोमेस्टिक मार्केट जो है उसको इंटरनली हॉलो आउट किया जा रहा है चाइनीज़ इंपोर्ट्स की साइड से, और अब इन्वेस्टमेंट साइड पे भी चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को जो गारंटीज दी जा रही हैं। तो ये वाली एप्रीहेंशन अगर इतनी वाइड स्प्रेड है और आपका मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स जो है वो एक बिजनेस कम्युनिटी का इंटेग्रल मेंबर है, तो मुझे फिर इतना सरप्राइजिंग नहीं लग रहा कि उस कॉमर्स मिनिस्टर के मुंह से हम लोगों ने ये अल्फाज निकलते हुए सुन लिए। लेकिन उन अल्फाजों का जो नतीजा हुआ है, उन पे जो रिएक्शन आया है वो इतना स्ट्रॉन्ग आया है, जो टाइमिंग थी कि ऐसे वक्त पे जब फॉरेन मिनिस्टर का विजिट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है कि अब लग रहा है कि गवर्नमेंट को टॉप लेवल से उन अल्फाजों को वॉक बैक करना पड़ रहा है। सर खुर्रम साहब, एक महातीर मॉडल था महातीर मोहम्मद साहब का, अब कुछ उसी का शाखसारा लग रहा है, कुछ उसी तरह की सूरत हाल लग रही है, लेकिन जाहिर है 100% तो वो नहीं है। ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की, जो इस वक्त खित्ते में पोजीशन है, जियोग्राफिकल पोजीशन है या सिफारतकारी की पोजीशन है, हम महातीर मॉडल के मुतहम्मल हो सकते हैं पाकिस्तान में, या यूं कहिए कि इससे मिलते जुलते किसी फार्मूले को अपना सकते हैं? अगर है तो इसके असरात क्या हो सकते हैं? देखिए, महातीर मॉडल यहाँ पे अप्लाई करना तो बहुत मुश्किल होगा। मलेशिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है बाय कंपैरिजन टू पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2, मलेशिया में वो स्ट्रेटेजिक स्टेक्स नहीं है जो पाकिस्तान में है चाइना के, और कॉन्टिग्यूअस नहीं है जैसे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में बहुत और एलिमेंट्स प्ले कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप में, तो और आई थिंक पाकिस्तान के लिए इन चीज़ों को वॉक बैक करना, यानी ये वापस लेना तो बहुत मुश्किल होगा। अलबत्ता री एग्जामिन करना, और जो पीटीआई गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट दी है, इलेक्शन से पहले भी उन्होंने कमिटमेंट दी है, इलेक्शन के बाद उसको रीइटरेट किया है उस कमिटमेंट को कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, कि इन एग्रीमेंट्स को पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, इसको आवाम को आगाह किया जाएगा कि भाई इनकी डिटेल्स है क्या। और कईयों को तो उन्होंने अर्बन मैस ट्रांजिट स्कीम्स जो हैं, मिसाल के तौर ऑरेंज लाइन ट्रेन जिसमें शामिल है, उनका तो उन्होंने कहा है ऑडिट तक हम करेंगे, क्योंकि उनको शक है कि वहाँ पे रॉन्ग डूइंग हुई है, करप्शन हुई है उसमें। अब इन सारी चीज़ों पे वो क्या कायम रहते हैं या इनको भी वो वापस लेना शुरू करते हैं? यहाँ से फिर अब हमें पता चलेगा कि हुकूमत के तक अपनी राय पे चल रही है और किस हद तक चाइना के दबाव पे चल रही है। राइट, खुर्रम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर सहाफ़ी कॉलमिस्ट और तज्ज़िया कार मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, बड़ी ज़बरदस्त ओपिनियन आपने दी और साथ में हमें कुछ डायरेक्शन समझाई। ये कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रही है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, क्या सी पैक को रोल करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसके जो समरात आने वाले हैं, अगर कुछ इस तरह की बात हुई है जिस पल्स को खुर्रम हुसैन साहब ने भी समझाया हमें कि कहीं ना कहीं ये इशारे मिल रहे हैं कि इससे मिलती जुलती कोई ना कोई बात ज़रूर हुई है, कि किसी ना किसी तरह से रीनिगोशिएशन या दोबारा से बैठ के इसके ऊपर बात करना, कुछ सेक्टर के ऊपर बात करना, कर्जों के ऊपर बात करना, ड्यूरेशन के ऊपर बात करना, कुछ इसकी पल्स मिल रही है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो कहीं हम चीन की नाराज़गी तो मोल नहीं ले रहे। एक ऐसी सूरत में जब हम रशिया चीन के साथ अपना एक ब्लॉक बना रहे हैं, ईरान के साथ अपना एक ब्लॉक बना रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या हम इस खित्ते में जब हमारा अमेरिका के साथ रिलेशनशिप कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, एक ऐसी सूरत में इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? क्लैरिफिकेशन आई है। एक ब्रेक लेते हैं। आज हम एक इंतहाई अहम शख्सियत का जिक्र करने वाले हैं, पहले भी इनका जिक्र होता हुआ, लेकिन आज की इनकी मौजूदगी
ने इनका तज़किरा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इनका नाम इमरान खान की माली इमदाद के हवाले से कई बार मीडिया की ज़ीनत बना है। रेहाम खान साहिबा ने अपनी किताब में उनका जिक्र किया है। आज एक इंतहाई अहम हुकूमती इजलास हुआ जिसमें हुकूमती ओहदेदार मौजूद थे और ये इजलास की सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कर रहे थे। मैं उसके आपको विजुअल दिखाता हूँ। ये है वो इजलास और इसमें ये साहब बैठे हुए थे। इसमें मुल्क भर में 50 लाख घर बनाने के प्रोग्राम्स को डिस्कस किया गया था और इस हुकूमती इजलास में ये शख्स भी मौजूद थे। इनका नाम है अनिल मुसर्रत और ये बरतानिया के रियल एस्टेट बिजनेस टाइकून के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं और इमरान खान साहब के करीबी दोस्तों में भी इनका शुमार होता है। इनकी मौजूदगी पर पूरे पाकिस्तान में चहमा गोइयां हुई हैं। गो के वो आए, बतौर फ्रेंड आए, उनकी मुलाकातें हुई, लेकिन जब वो हुकूमती इजलास में शरीक हुए और हमने देखा कि हुकूमती एक इजलास हो रहा है और उसके दरमियान में ये बैठे हुए हैं, तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक बहस चल निकली और सवाल दर सवाल निकल आए कि एक हुकूमती इजलास में ये गैर हुकूमती शख्स क्यों मौजूद था, ये गैर हुकूमती शख्सियत कैसे मौजूद हो सकती है। क्या उनके पास कोई हुकूमती ओहदा है, कोई हुकूमती एहलकार है, सरकारी एहलकार है, या फिर उन्हें कोई ओहदा दिया जा रहा है या दिया जाने वाला है। क्या अनिल मुसर्रत कोई ओहदा इन्हें मिलने जा रहा है? क्या अनिल मुसर्रत 50 लाख घर का जो प्रोग्राम है उसके इंचार्ज होंगे, या हो चुके हैं, या बन चुके हैं, या बनने जा रहे हैं? इसकी कोई वजाहत अभी तक नहीं आई है। ना ही पता चला है कि वो किस हैसियत से हुकूमती इजलास में शरीक हुए हैं। अगर उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है तो क्या कानूनी तौर पर वो ऐसा कर सकते हैं? वो इस तरह इजलास में शिरकत कर सकते हैं? उन्हें हुकूमती इजलास में शिरकत कराई जा सकती है? एक ऐसा इजलास जिसकी सदारत खुद वजीर आजम कर रहे हों, उसमें हुकूमती एहलकार मौजूद हों, उसमें सरकारी एहलकार मौजूद हों, क्या हुकूमती इजलास में गैर हुकूमती शख्स की ब्रीफिंग दी जा सकती है, या वो सुन सकते हैं शख्सियत उस ब्रीफिंग में, या इस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं? सोशल मीडिया में इस बारे भारी बहस चल रही है क्योंकि इसका माजी में कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता है, कोई इस तरह का कोई मिसाल नहीं मिलती है। एक वाकया मशहूर मारूफ है कि जो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, उनको पता चला कि उनकी कैबिनेट मीटिंग होने जा रही थी, तो पता चला कि वहां पर कोई डिवाइसेस यूज हो सकती हैं और उनकी जो गुफ्तगू टेप हो सकती है, तो वो इजलास जो कैबिनेट मीटिंग थी वो मुलतवी करनी पड़ी। तो सोशल मीडिया पे इस बारे में भारी बहस चल रही है। इसका जवाब हुकूमत की तरफ से अभी तक नहीं आया है कि एक गैर सरकारी, गैर हुकूमती और गैर मुल्की शख्सियत एक इजलास के अंदर, जो हुकूमती इजलास है, वो किस कैपेसिटी में उसका हिस्सा बन सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं या उसमें मौजूद रह सकते हैं, जिसकी निशानदही कर रहे हैं। इसके बारे में बहुत बहस चल रही है और इसका सवाल का जवाब अभी तक हुकूमत की तरफ से नहीं आया है। माजी में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती है। इसके बारे में हुकूमत को बताना होगा कि वो किस कैपेसिटी में, क्या वो मुशीर हैं, वजीर हैं, सरकारी ओहदा है उनके पास, सरकारी एहलकार है, ना वो पाकिस्तानी है, नेशनल है, ना वो सरकारी ओहदे पर हैं इस वक्त, जो हमारी मालूमात है, क्योंकि हमें इस बारे में बताया नहीं गया है, ना वो कोई मुशीर है, ना वो सरकारी एहलकार है। तो क्या अगर उनको अभी देना है